कुछ पढ़ेंगे नहीं। अभी एक युद्ध चल रहा है भारत और यूक्रेन और रूस के बीच। आज हम उसी के संबंध में भारत और रूस के संबंध को समझेंगे। भारत और रूस के संबंध को समझने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा जब भारत आजाद हुआ था 1947 में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी और उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या थी उसकी विदेश नीति तय करना। भारत अपनी विदेश नीति में जब उस समय दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। दो ध्रुव मतलब एक अमेरिका वाला साइड जिसके पक्ष में उत्तरी देश मीन्स आप अगर IR पढ़ते हैं यानी कि विदेश नीति को पढ़ते हैं तो उसमें एक दुनिया को दो भागों में बांटा गया है, मतलब दो तरीके के देशों में बांटा गया है। एक उत्तरी देश, एक दक्षिणी देश। दक्षिणी देश वो जो कि गरीब हैं और प्रगतिशील है यानी विकासशील है, और उत्तरी देश वो देश हैं जो कि विकसित देश हैं और दुनिया पे अपना शासन चाहते हैं। जैसे कि अमेरिका चीन का भी विरोध करता है, ईरान का भी विरोध करता है, और जब उसे भारत से खतरा लगता था तो वो भारत का भी विरोध करता था। तो उत्तरी देश जो है वो चाहते हैं कि हमारा कब्जा रहे दुनिया पे, और दक्षिणी देश जिसमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस और ब्राजील, दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश, मध्य एशिया के ज्यादातर देश, पूर्वी एशिया के ज्यादातर देश जापान को छोड़ के, और अफ्रीका के देश जो हैं वो दक्षिणी देशों में आते हैं, और उत्तरी देशों में जो आते हैं लैटिन अमेरिका के भी दक्षिणी में आते हैं। जो उत्तरी देश हैं जैसे USA, कनाडा, ब्रिटेन, पश्चिमी यूरोप लगभग पूरा, और ये सब देश जो हैं ये उत्तरी देशों में आते हैं। तो उत्तरी देश हमेशा यही चाहते हैं कि दक्षिणी देश जो हैं वो पीछे रहें। तो जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के साथ समस्या ये थी कि दुनिया में उस समय जो दुनिया थी वो दो मेन ताकतों के इर्द गिर्द थी। एक USA, एक USSR, सही वो जो उसका रूस था, USSR था, सोवियत संघ। और भारत जो था जब आजाद हुआ तो बिल्कुल गरीब था, शिक्षा 12-13% थी, बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, पूरी तरीके से लुट चुका था। और उस समय एक और जो बड़ी समस्या थी वो थी भारत का दो देशों में बढ़ जाना। भारत के पूरब में भी एक पाकिस्तान हो गया था और पश्चिम में भी एक पाकिस्तान हो गया था, और साथ ही साथ उसके इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थे। जैसे बहुत सारे रजवाड़े और नवाबों की रियासतें जो थी वो भारत में उस समय नहीं थी, कश्मीर भी नहीं था, और अंदर के जैसे भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, और जोधपुर हो गया, उधर हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, इस तरह से 565 के करीब रियासतें थी जो स्वतंत्र थी। तो भारत के पास आंतरिक ये तो समस्याएं थी, और विदेश नीति में भी उसके पास समस्याएं थी। समस्याएं ये थी कि वो उसको शिक्षा भी चाहिए थी उस समय, उसको उस समय रोजगार भी चाहिए था, उसके लिए उसे बड़े देशों का सहयोग चाहिए था। तो भारत ने उस समय जो नीति अपनाई वो थी गुटनिरपेक्ष और पंचशील की नीति। पंचशील की नीति को आप सीधे से ये समझिए कि वो दूसरों के सहयोग पे है। हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग करेंगे, और बिना किसी आंतरिक हस्तक्षेप के, मतलब आपकी प्रभुत्व संपन्नता का हम सम्मान करेंगे, आप मेरी प्रभुत्व संपन्नता का सम्मान कीजिए। और इसी सोच के साथ भारत गुटनिरपेक्ष रहता है, जो कि नेहरू की सोच थी, नेहरू की देन थी, और भारत के साथ बहुत सारे और देश है। लेकिन असल में यथार्थ में भारत के आजादी के बाद से अमेरिका का जो झुकाव था वो था पाकिस्तान की तरफ। और भारत में क्योंकि नेहरू जो थे वो समाजवादी थे, समाजवादी या वामपंथी आप कह सकते हैं, वामपंथी से थोड़ा ऊपर समाजवाद की तरफ। समाजवाद वो विचारधारा होती है जहाँ पे व्यक्ति विशेष ज्यादा मैटर नहीं करता है। समाजवाद वो विचारधारा है जहाँ कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार काम करती है,
और सबको एक बराबर लाने का प्रयास करती है। जैसे कि भारत में आप देखते होंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य है और बहुत सारे पिछड़े राज्यों को भारत ज्यादा ध्यान देता है, और अगड़े राज्यों से मतलब जैसे आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, जैसे झारखंड हो गया, पूर्वोत्तर हो गया, कश्मीर हो गया, यहाँ सब करता है। ठीक है, तो भारत के साथ जो समस्या थी वो तो आजाद होते ही कश्मीर वाली एक समस्या आ गई। भारत यूएन में गया, लेकिन वहां पे ज्यादा भारत को सहयोग नहीं मिला, वो यूएन में अटक गया। पर अब समझते हैं भारत और रूस के संबंध पे आते हैं। भारत और रूस का संबंध बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, और आप इसको एक गीत के माध्यम से समझ सकते हैं। जो उस समय गीत था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी का मतलब रूस जो था वो वामपंथी था या समाजवादी था। लेनिन स्टालिन के बाद लेनिन ने समाजवाद या वामपंथ की वहां पे स्थापना की थी। तो जो लाल रंग होता है वो वामपंथ का सूचक होता है, और टोपी भारत में जो होती है या पगड़ी जिसे कहते हैं, वो भारत में इज्जत का प्रतीक होती है, सम्मान का प्रतीक होती है। तो उस गाने से आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत के लोगों के मन में रूस के प्रति कितना सम्मान था कि उन्हें अपने सर पे रखते थे, मतलब उनका सम्मान करते थे। अब उस समय भारत जब आजाद हुआ था तो भारत ने पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का दंश झेला था। तो जाहिर सी बात है भारत का झुकाव उस तरफ तो होना नहीं था, क्योंकि भारत जो है जब उन चीजों का कोई नुकसान झेल चुका हो, जिन चीजों का, उन चीजों की तरफ भारत का झुकाव कैसे होता, मुश्किल था। इसलिए भारत का झुकाव तो पहले तो भारत गुटनिरपेक्ष रहना चाहता था और रहा भी। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। युद्ध शुरू होता है 1962 का। भारत बनाम चीन जो कि परमाणु संपन्न हो चुका था, उस समय ताकतवर भी था, और भारत उस समय परमाणु संपन्न नहीं था। युद्ध होता है रूस और चीन। रूस चीन को आप कह सकते हैं भाई भाई थे। भाई भाई क्यों थे? दोनों जगह पे समाजवाद या समाजवाद नहीं, वामपंथ कहिए, वामपंथ की सरकार थी। वामपंथ की सरकार होने की वजह से दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल मिलती थी कि अमीरों को ज्यादा बढ़ावा न दिया जाए और गरीबों को बढ़ावा दिया जाए और सबको एक समान लाया जाए। तो चीन जो था, उसने जब भारत पर हमला किया तो रूस ने किसी का पक्ष नहीं लिया। रूस ने पक्ष इसलिए नहीं लिया, रूस का जो सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट था वो ये था कि एक तरफ मेरा भाई है, भाई मीन्स चीन, और एक तरफ मेरा सबसे परम मित्र है, परम मित्र मीन्स भारत। तो रूस कहीं किसी का सपोर्ट नहीं। लेकिन उस समय अमेरिका ने कहीं न कहीं चीन को एक्सटर्नली मदद इसलिए दी क्योंकि अमेरिका उस समय रूस को जो है काउंटर करना चाहता था। रूस को काउंटर करना चाहता था तो कैसे करता? रूस को काउंटर करने के लिए उसके लिए वो चीन की तरफ थोड़ा सा झुका, क्योंकि रूस और चीन का अभी भी आप बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं, मतलब बॉर्डर पे उनका दोनों का अभी भी पूरी तरीके से सहमत नहीं है, भले ही बहुत अच्छे मित्र हैं। और इसके बाद 1965 में होता है भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत चीन युद्ध में भारत की हार हो जाती है और लद्दाख का कुछ हिस्सा अक्साई चीन जो है वो चीन कब्जा कर लेता है। फिर आते हैं 1965 के युद्ध। 1965 के युद्ध में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो होता है, पाकिस्तान हमला करता है। भारत की कभी भी पहले हमला करने की नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ने वो सब दंश झेला हुआ है प्राचीन समय से ही। कभी भी भारत हमला नहीं करता था, क्योंकि भारत खुद ही इतना संपन्न था कि किसी पे हमले करने की जरूरत ही नहीं थी। तो उसके बाद जो है, जब 1965 में युद्ध होता है तो पहली बार अमेरिका पूरी तरीके से खुल के भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ आता है। पाकिस्तान को अमेरिका जो है वो टैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन अब्दुल हमीद जैसे बहुत सारे वीरों ने पाकिस्तान को कुछ मिलने नहीं दिया, बल्कि भारत पाकिस्तान में काफी अंदर तक चली गई थी। फिर वहां पे
जो रूस था उसका झुकाव भारत की तरफ था और वो भारत की मदद कर रहा था बाहरी तौर पे, एक्सटर्नली। लेकिन रूस ने फिर मध्यस्थता की और उस 1965 युद्ध में जो सबसे बड़ी घटिया काम अमेरिका ने किया था वो था, भारत जो था उस समय आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न के मामले में। अभी भी काफी चीजों में नहीं है, लेकिन उस समय खाद्यान्न के मामले में, गेहूं के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं था। वो लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार थी। अमेरिका ने युद्ध के दौरान ही भारत को गेहूं देने से मना कर दिया। गेहूं जो कि आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति के खाने में रोटी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसने मना कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसी समय पूरे देश से अपील की कि एक समय का खाना छोड़ दीजिए, और उनका ओहदा, उनका सम्मान पूरे देश में इस तरह था कि पूरे देश ने सच में उनकी बात मानी और एक टाइम का खाना कम कर दिया। लेकिन और लाल बहादुर शास्त्री ने सबसे पहले अपने ऊपर ये किया, उसके बाद जनता से अपील की। उसके बाद फिर भारत में हरित क्रांति आती है एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, और आज भारत इतना गेहूं चावल के मामले में आत्मनिर्भर है कि अमेरिका को बैठा के उसमें बढ़िया से घी लगा के खिला सकता है फ्री में। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी की बात थी, और उन्होंने उसी समय जय जवान जय किसान का नारा भी दिया कि किसान रहेगा तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जवान रहेगा तो पाकिस्तान की क्या होगा। तो 1965 के युद्ध में फरवरी में जब ताशकंद में रूस के हस्तक्षेप के बाद समझौता होता है, और दोनों जो देश की सेनाएं थी वो वापस 5 अगस्त 1965 पे जहां थी वहीं चली जाती हैं। यानी ये युद्ध कोई नहीं जीतता है, नुकसान दोनों को हो जाता है। फिर आते हैं 1971 के युद्ध में। 1971 का युद्ध भारत का युद्ध था ही नहीं, असल में वो युद्ध पाकिस्तान का गृह युद्ध था, जिसमें भारत ने मानवाधिकारों के लिए एक पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का साथ दिया। हुआ क्या था? हुआ ये था कि उस समय जो पाकिस्तान था वो 2 हिस्सों में था। एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, एक पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है ओरिजिनल। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो है वो जनता ज्यादा थी और उसकी जो भाषा थी वो बंगाली थी। पश्चिमी पाकिस्तान में थी जो मुस्लिम लीग के नेता थे या जो कहते थे कि हमने पाकिस्तान को भारत से अलग कराया है, अलग राष्ट्र लिया है, वो पश्चिमी पाकिस्तान में ज्यादा लोग थे। तो वो क्या कहते थे कि जो मतलब 1952 में उन्होंने कोशिश की कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा एक हो जाए, यानी उर्दू भाषा हो जाए, वो बंगाली बोलना छोड़ दे। और जब 1971 में चुनाव होते हैं तो शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो बांग्लादेश के, वो चुनाव को लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं मतलब। लेकिन भुट्टो जो पाकिस्तान में नेता थे, वो पश्चिमी पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता थे, वो गड़बड़ी करा देते हैं चुनाव में, और गड़बड़ी करा के शेख मुजीबुर रहमान को हरा देते हैं। वो जो अभी बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के पिता थे, ठीक है। तो जब उनको हरा दिया जाता है, तो जबरदस्ती हरा दिया जाता है, तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान और मुक्ति वाहिनी एक रिबेल ग्रुप था या रिवोल्यूशनरी ग्रुप था वहां पे बांग्लादेश में। तो वो विद्रोह कर देते हैं और जगह जगह खुले तौर पे पाकिस्तान का कि हमें आजाद करो। उसके बाद जब मुक्ति वाहिनी और शेख मुजीबुर रहमान भारतीय सरकार से आग्रह करते हैं कि मानवाधिकारों के हित के लिए आप आइए और हमें हमारा अधिकार दिलाइए, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, और इंदिरा गांधी जी ने पूरी पाकिस्तान में अपनी सेना भेजी और पाकिस्तान को हराया। और 90,000 पाकिस्तानी, जो कि कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी, उन्होंने अपने हथियार छोड़े और सरेंडर किया, जो कि सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है, सबसे बड़े सरेंडर में से एक माना जाता है। तो उस युद्ध में जो
युद्ध के समय की अब बात करते हैं। युद्ध के समय में अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ था और उसने अपना बेड़ा भी भारत के लिए भेज दिया था, लेकिन उसी समय रूस यानी सोवियत संघ यूएसएसआर ने भी अपना बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया, जिससे अमेरिका को काउंटर हो गया। अमेरिका काउंटर हो गया मतलब दोनों लड़ने के लिए नहीं आए सामने से, लेकिन अमेरिका ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की जो भी हो सकती थी मदद वो की। और वैसे ही यूएसएसआर यानी जो आज का रूस है, आज का रूस तो रूस यूएसएसआर नहीं है, क्योंकि वो 15 देशों का समूह था जो कि अब टूट चुका है, और यूक्रेन जिस पे अभी हमला हुआ है वो भी उसी का हिस्सा था। तो उसने भी भेजा, लेकिन वो युद्ध में दोनों आए नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से यूएसएसआर और यूएसए का युद्ध हो जाता अगर यूएसए आता और यूएसएसआर से लड़ता। तो भारत ने बांग्लादेश को इस तरह से स्वतंत्र करा दिया और शिमला समझौते के तहत बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। अब आते हैं 1991 में। 1991 में इसलिए आते हैं कि यूएसएसआर उस समय विभाजित हो गया और मनमोहन सिंह जो कि भारत के वित्त मंत्री थे, उन्होंने नई आर्थिक नीति लाई। नई आर्थिक नीति क्या होती है? नई आर्थिक नीति में भारत का जो झुकाव था, जो भारत पहले था कि भारत बंद अर्थव्यवस्था था एक तरीके से, और विदेशियों को ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए भारत में मौका नहीं देता था। लेकिन उसके बाद से 1991 के बाद नई आर्थिक नीति या उदार नीति के तहत भारत ने अपना बाजार खुला कर दिया, मतलब सभी इन्वेस्ट कर सकते थे। तो उस समय यूएसएसआर विघटित हुआ। विघटित होने के साथ वो कमजोर हुआ। 1991 से 2000 तक भारत के रिश्ते जो हैं वो अमेरिका की तरफ झुकने लगे, क्योंकि भारत को पूंजी की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी विकास के लिए, और रूस की तरफ कम हो गया। लेकिन जब 2000 में पुतिन वापस भारत की यात्रा पे आते हैं तो भारत के रिश्ते जो हैं रूस से वो पुनः जीवित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ युद्धों के आधार पर समझना चाहें भारत और रूस और भारत के संबंध को, तो शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब चलते हैं अन्य मुद्दों पे, जैसे भारत का बहुत सारे जो स्पेस कार्यक्रम थे वो रूस के सहयोग से हैं, और भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें हमेशा से अमेरिका जो है वो हमेशा से अड़ंगा लगाता रहा है, भारत का विरोध करता रहा है। 1998 में भी बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। जब इंदिरा जी ने परमाणु परीक्षण कराया तब 73 में, तब भी बहुत सारे भारत पे सैंक्शंस लगे। लेकिन जो एक देश जो था वो रूस, वो हमेशा से भारत के पक्ष में था। चाहे वो जब भाभा जी ने कोशिश की परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की तब भी रूस ने पूरा समर्थन दिया, उसके बाद भी भारत ने भारत का समर्थन दिया। और भारत और रूस ऊर्जा के क्षेत्र में रूस भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ा सहयोगी है। ऊर्जा और रक्षा का जो सबसे ज्यादा भारत को सहयोग मिलता है वो रूस से मिलता है। भारत के कुडानकुलम जो परमाणु संयंत्र है उसके 2 रिएक्टर्स जो है वो रूस ने ही स्थापित किए हैं। भारत में बहुत सारे जो शस्त्र हैं वो रूस के दिए हुए हैं। भारत के जो ज्यादातर रक्षा आयात है वो रूस से ही होता है, जैसे MiG-21, सुखोई 30, ये सब जो विमान हैं ये रूस के ही दिए हुए हैं। बहुत सारी मिसाइलें भारत ने उसके साथ मिलकर बनाई है। अभी S-400 मिसाइल भारत बना रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस के सहयोग से ही बनाया हुआ है। और बहुत सारे क्षेत्र में रूस भारत की जो है वो खुले तौर पे मदद करता है, या यूं कह लीजिए भारत और रूस का संबंध बहुत प्रगाढ़ है। अब थोड़ा चलते हैं विचारधारा पे। भारत जब आजाद हुआ तो जाहिर सी बात है जो भारत में अंतर था वो बहुत ज्यादा अंतर था। एक जनता जो आम जनता थी वो बहुत गरीब थी और कुछ वर्ग बहुत अमीर था। तो भारत और नेहरू जी की भी जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी। समाजवादी विचारधारा होने की वजह से भारत और रूस का थोड़ा सा प्रेम था, संबंध था, बेहतर मित्रवत संबंध था, क्योंकि दोनों की विचारधारा जो थी वो एक तरीके से पूर्णतः तो आप नहीं कह सकते भारत की विचारधारा पूंजीवादी विरोधी थी, लेकिन
उसका झुकाव जो था 80-20 का था। 80 समाजवाद की तरफ, 20 पूंजीवाद की तरफ, की मतलब भारत में संयंत्र स्थापित हो, फैक्ट्री स्थापित हो, लेकिन उसका उपयोग जो है वो समाजवादी तरीके से हो। पिछड़ा जो क्षेत्र है, जो हमारे पिछड़े लोग हुए हैं, उनको शिक्षा दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनको भी समानता के स्तर पर लाया जाए और देश को बेहतर बनाया जाए। तो इस वजह से भारत का झुकाव जो था वो कहीं ना कहीं रूस की तरफ अवश्य था। भले ही भारत अपनी विदेश नीति गुटनिरपेक्ष या निष्पक्षता के आधार पर रखती थी। अब 1975, जब 1975 के पहले वो पाकिस्तान ने सीटों पे हस्ताक्षर कर लिया, सीटों और सेंटों पे, तो भारत के लिए समस्या ये हो गई कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ हो गया पूरी तरीके से। अमेरिका भी हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता था, क्योंकि उसे भारत के सहारे रूस को काउंटर करना था। भारत को भी काउंटर करना था, रूस को भी काउंटर करना था, क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि रूस और चीन एक साथ चलते थे। रूस और चीन एक साथ चलते थे और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ था, और भारत का जो हल्का सा झुकाव था वो रूस की तरफ था। तो दक्षिण एशिया में अगर अमेरिका को कहीं स्थान चाहिए था तो वो पाकिस्तान था। और वो पाकिस्तान, जैसे आज अमेरिका की नीति ये है कि वो चीन को काउंटर करने के लिए वो भारत का यूज करता है, और भारत, चीन, पाकिस्तान अमेरिका के इस समय खिलाफ है। एक तरीके से आप कह सकते हैं खिलाफ हैं। भारत जो है, ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है, शायद हुआ भी ना हो, कि भारत, चीन और पाकिस्तान एक मुद्दे पर एक साथ आए हों। उन्होंने वोटिंग नहीं की है, लेकिन भारतीय सरकार का जो है, भारत अब लोकतांत्रिक देश है, मानवाधिकारों की रक्षा की बात करता है, लेकिन इस मामले पे भारत न तो यूक्रेन के साथ है न रूस के साथ है। लेकिन भारत जो कहता है कि दोनों देश आपसी मामले सुलझाएं बात करके, जबकि रूस को, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारत को रूस का विरोध करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से भारत को रूस का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत का रूस बहुत पुराना मित्र है। उसने हर मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है, बहुत सारे कार्यक्रमों में भारत का सहयोग किया है। तो और अभी आपने आर्टिकल 370 जब हटाया था भारत, तो रूस और चीन इस समय तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं, क्योंकि दोनों की अमेरिका से ठनी हुई है। लेकिन फिर भी जो सबसे पहला वीटो लगाया था वो रूस ने ही भारत के पक्ष में वीटो लगाया था कि ये भारत का इंटरनल मामला है, विदेशी मामला नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं है। जो चीन ने वहां पे प्रस्ताव लाया था भारत के खिलाफ। और साथ ही साथ यूक्रेन की, भारत सरकार का जो कहना है कि हम यूक्रेन की जनता के साथ हैं, यूक्रेन में शांति होनी चाहिए, वही मेरा भी पक्ष है, लेकिन रूस की खिलाफत करके नहीं, रूस के खिलाफ जाके यूक्रेन के मामले पे हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी मानना है, भारत का भी। और मेरे इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रूस जो कर रहा है या जो हमला हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, वो सही है। वो सही नहीं है, लेकिन वो उन दोनों का आपसी मामला है, वो दोनों अपने हिसाब से उसको हैंडल करें बातचीत से। यही भारत सरकार का स्टैंड है, यही मेरा स्टैंड है। लेकिन भारत को रूस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और अमेरिका का मोह भारत से तब तक है जब तक उसको चीन को काउंटर करना है। ये मेरा पर्सनली मानना है। और हो सकता है कि भारत इस समय अमेरिका की तरफ झुकाव जरूर हो, लेकिन भारत ने रूस को नहीं छोड़ा है, और ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।